हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर बूस्टर सीरीज। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 10 रूल्स कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 जो है वो है नाउन और वर्ब जो कि सिमिलर साउंड करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो क्या आप इनमें से डिफरेंस बता सकते हैं इन वर्ड्स में से? ओके, तो इसमें से जो ये एडवाइस है, ये इसका मतलब होता है सलाह, और ये एडवाइस जो है वो है नाउन। लेकिन ये जो एडवाइस है इसका मतलब होता है सलाह देना, और ये जो है वर्ब है। और ये जो बिलीफ है इसका मतलब होता है विश्वास, और ये नाउन है। वैसे ही ये जो बिलीव है इसका मतलब होता है विश्वास करना, और ये वर्ब है। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, और प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना, तो ये नाउन है और ये वर्ब है। तो एग्ज़ाम में हमें एरर में बहुत जगह ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि नाउन के प्लेस पे ये वर्ब वाला रख देता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये सिमिलर साउंडिंग नाउन और वर्ब है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रूल नंबर 11 यही है। अब रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 ये कहता है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन यानी कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट। अब पहले ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो पर्सनल प्रोनाउन में जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये जो है आई और वी जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और इसके अलावा ही सी इट दे थर्ड पर्सन। अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, और जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन में होता है, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन में होता है। तो आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। वी का अस। यू का यू ही होता है। ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। अब इसका पजेसिव केस होता है माइन, आर, योर, हिज, हर्स, देयर्स। अब पजेसिव केस क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जिससे पोजीशन बताया जाता है वो पजेसिव केस होता है। रिफ्लेक्सिव जो होता है उस जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये जो होता है रिफ्लेक्सिव। अब ये पजेसिव और रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड रूल आगे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही आपको बता दे रही हूँ। और तो अब रूल हमारा ये कहता है कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन जो होगा वो सब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या ये सेंटेंस सही लिखा है ये आपको बताना है। ओके, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब कहाँ पे एरर है यहाँ पे? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सी जो है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और यहाँ पे मी जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है। अभी मैंने आपको वो टेबल में दिखाया। तो ये जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ तो हो नहीं सकता, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में करना पड़ेगा। तो जब इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई, यानी कि सी इज़ टॉलर देन आई। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी, अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। ही इज़ टॉल एज आई, ही स्पीक्स मोर फ्रिक्वेंटली देन सी। तो अब यहाँ पे ही कौन से केस का प्रोनाउन है? ही जो है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और आई जो है वो भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पे ही ये भी सब्जेक्टिव है और यहाँ पे सी ये भी सब्जेक्टिव है, तो ही स्पीक्स मोर फ्रिक्वेंटली देन सी, तो दोनों सब्जेक्ट का कंपेरिजन यहाँ पे भी सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इसमें आपको तो पहले और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आपको डिफरेंस पता चल पा रहा है? एक बार आप पढ़ के देखिए। तो क्या लिखा हुआ है? माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन ही, और दूसरा वाला सेंटेंस ये है कि माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन हिम। तो अब यहाँ पे माई पेरेंट्स सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, अब ही क्या है? ही सब्जेक्ट, तो यानी कि माई पेरेंट्स का कंपेरिजन हो रहा है ही से, सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस में हिम क्या है? हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस का, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले सेंटेंस में जो मी का कंपेरिजन है उससे मी और हिम का कंपेरिजन किया जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। अब अंतर क्या है दोनों में? माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन ही, इसका मतलब ये है कि ही जो है और माई पेरेंट्स जो है दोनों ही मुझे स्कोल्ड करते हैं, यानी कि डांटते हैं, लेकिन पेरेंट्स अधिक डांटते हैं। और नीचे वाले सेंटेंस का मतलब क्या है? कि मेरे पेरेंट्स मुझे उससे अधिक स्कोल्ड करते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब इस वाले सेंटेंस में आप मुझे एरर बताइए। सी लाइक्स चॉकलेट्स मोर देन मी। ओके, तो इसमें यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, चॉकलेट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स है। अब यानी कि चॉकलेट का कंपेरिजन मी से कर रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चॉकलेट का कंपेरिजन किसी पर्सन के साथ कैसे हो सकता है? चॉकलेट का कंपेरिजन किसी पर्सन के साथ नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे यही एरर है कि यहाँ पे मी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई। सी लाइक्स चॉकलेट मोर देन आई। अब ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। तो आई होप कि ये रूल नंबर 11 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13। अब अभी मैंने रूल नंबर 12 में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट को फॉलो करने का मतलब उनके बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो वो वर्ड्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि इनके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं उन वर्ड्स को। एंजॉय, एविल, अपसेंट, प्राइड, एडजस्ट, रिकॉग्नाइज, एक्विट, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, तो यहाँ पे एंजॉय यूज हुआ है और एंजॉय यहाँ पे, तो एंजॉय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किए हैं, हिमसेल्फ। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। और रूल नंबर 13 का एक्सेप्शन अब देख लेते हैं। एक्सेप्शन बोले तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो वर्ड्स देख लेते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ये वर्ड्स जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉलो नहीं करते हैं। तो कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, बेथ, हाइड, शेव, रेस्ट। अब इस सेंटेंस में क्या रॉन्ग है, क्या कहाँ पे एरर है? ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि केप्ट का यूज हुआ और यहाँ पे कीप है। अब कीप के आगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया है, और तो यही रॉन्ग है। यहाँ पे हिमसेल्फ यहाँ पे नहीं होगा, ही केप्ट अवे फ्रॉम मी।
नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 जो है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि, तो रूल नंबर 14 ये कहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पहले जो है पजेसिव केस नहीं आता है। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले पजेसिव केस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एग्जाम्पल, योर सेपरेशन, तो ये है इसका एग्जाम्पल, योर सेपरेशन। योर सेपरेशन क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन, अब सेपरेशन के पहले पजेसिव केस आ गया है, और यही तो रूल कहता है कि इन वर्ड्स के आगे पजेसिव केस नहीं आएगा, तो इसलिए ये रॉन्ग है। अब इसका सही अगर लिखना हो, करेक्ट क्या होगा? सेपरेशन फ्रॉम यू, ये सही होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, हिज मेंशन। हिज मेंशन नहीं होगा, बल्कि होगा मेंशन ऑफ हिम, मेंशन ऑफ हिम। तो रूल नंबर 14 आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 जो है, ईच अदर या वन अनदर। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि ईच अदर और वन अनदर कौन सा प्रोनाउन है। ओके तो ये दोनों जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ईच अदर का यूज जो होता है वो 2 पर्सन के लिए होता है, और वन अनदर का जो यूज होता है वो मोर देन 2 पर्सन के लिए होता है, यानी कि 2+, 2 से अधिक पर्सन के लिए होता है। तो एग्जाम्पल अगर मैं एक दे दूँ तो एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये 2 सेंटेंस है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ऑल सिटीजन शुड लव। ओके तो यहाँ पे ऑल सिटीजन मतलब सभी सिटीजन की बात हो रही है, यानी कि 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या फील होगा? वन अनदर। और पेटर एंड मैरी हेल्प्ड, पेटर एंड मैरी हेल्प्ड, तो यहाँ पे एक पेटर है एक मैरी है, यहाँ पे 2 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ईच अदर। तो ईच अदर का यूज जो होता है वो 2 पर्सन के लिए होता है, और वन अनदर का यूज जो होता है वो 2 से अधिक पर्सन के लिए होता है। ऐसे ही एक और बहुत कंफ्यूजिंग पेयर होता है, वो होता है अदर और अनदर। तो अदर का जो यूज होता है वो होता है सेकंड वन, और अनदर का जो यूज होता है वो होता है वन मोर। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। तो अदर का यूज जो होता है वो सेकंड वन के लिए किया जाता है, और अनदर का यूज जो होता है वो वन मोर के सेंस में होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो हैव यू गॉट अदर क्वेश्चन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन, क्या तुमको दूसरा कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन है दूसरा। और अनदर का यूज जो होता है वन मोर, यानी कि दिस केक इज डिलीशियस, कुड आई हैव अनदर स्लाइस प्लीज। तो यहाँ पे वन मोर का सेंस निकल रहा है कि क्या आप एक और स्लाइस उसका दे सकती हैं। तो आई थिंक अब अदर और अनदर का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 16, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स जो है वो कम्बिनेशन है, यानी कि सेल्डम आर के बाद हमेशा नेवर आएगा, सेल्डम इफ के बाद हमेशा एवर आएगा, लिटिल आर के बाद नथिंग, और लिटिल इफ के बाद एनीथिंग। सॉरी ये एनीथिंग है, ये नथिंग नहीं है। एनीथिंग। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा कम्बिनेशन में आएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं, सेल्डम आर एवर ही कम्स टू माय हाउस। क्या ये सेंटेंस सही है? तो नहीं। कहाँ पे एरर है? सेल्डम आर के बाद नेवर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एवर है, तो यहाँ पे एवर ना होके नेवर हो जाएगा।
तो रूल नंबर 16 बस यही है कि ये कम्बिनेशन जो है ये आपको ध्यान रखना है।